जरा सोचिए, आप किसी को कोई ज़रूरी पेमेंट करने वाले हैं और अचानक आपको पता चलता है कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है। पैसे हैं, लेकिन पूरी तरह से लॉक हो चुके हैं। सच कहूं तो ये किसी के भी पसीने छुड़ा देने वाली स्थिति है। लेकिन गहरी सांस लीजिए और घबराइए मत। आज हम इस पूरे सिस्टम को डिकोड करने वाले हैं। हम उन छिपे हुए नियमों और तरीकों को समझेंगे जो आपके अकाउंट को फ्रीज करते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, उन्हें वापस अनफ्रीज कैसे किया जाए। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले चिराग मिश्रा का ही उदाहरण ले लेते हैं। उन्होंने बताया कि साइबर फ्रॉड की वजह से उनका अकाउंट रातों रात फ्रीज हो गया था। ये सुनकर किसी को भी डर लग सकता है, राइट? लेकिन सही मदद और साइबर सेल से क्लियरेंस मिलने के बाद उनका खाता महज 4 दिनों में फिर से चालू हो गया। ये हमें एक बहुत बड़ी तसल्ली देता है कि अकाउंट फ्रीज होना भले ही डरावना लगे, लेकिन अगर आपको सही रास्ता पता हो तो ये बहुत तेजी से सुलझ भी सकता है। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं? पहला, द अकाउंट फ्रीज शॉक। दूसरा, अकाउंट्स फ्रीज क्यों होते हैं। तीसरा, बैंकिंग जार्गन या उन भारी भरकम शब्दों को समझना। चौथा, अकाउंट्स को अनफ्रीज करने के स्टेप्स। पांचवां, सरकार की नई एसओपी। और छठा, फ्रीज से खुद को कैसे बचाएं। भाग 1, द अकाउंट फ्रीज शॉक। एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, अचानक सब कुछ ब्लॉक हो गया है। कोई यूपीआई काम नहीं कर रहा, एटीएम से कैश नहीं निकल रहा, मानो आपकी पूरी डिजिटल लाइफ ही रुक गई हो। ये एक बहुत बड़ा झटका होता है, खासकर तब जब आपको घर का किराया देना हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या फिर बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत हो। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? कई बार बिल्कुल निर्दोष लोग भी सिर्फ एक गलत ट्रांजैक्शन की चेन में फंसने की वजह से इस जाल में उलझ जाते हैं। पर आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए देखते हैं भाग 2, वाई अकाउंट्स गेट फ्रोजन। अकाउंट फ्रीज होने के पीछे मुख्य रूप से 5 बड़े ट्रिगर्स होते हैं। पहला है साइबर सेल की शिकायतें। दूसरा, टेलीकॉम डिपार्टमेंट की मार लिस्ट। तीसरा है सीबीआई, ईडी या जीएसटी विभाग जैसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का आदेश। चौथा है बैंक का अपना इंटरनल फ्रॉड मैनेजमेंट सिस्टम, जो अचानक होने वाले बड़े लेन देन को पकड़ता है। और पांचवां, सबसे आम कारण है अकाउंट का गलत इस्तेमाल, जैसे अपने सेविंग अकाउंट को बिजनेस के लिए यूज करना। अब इस नंबर 7 पर जरा गौर कीजिए। साइबर सेल की ट्रैकिंग क्षमता बहुत ही डीप होती है। वो एक ट्रांजैक्शन चेन में 7 लेयर्स तक, जी हाँ 7 परतों तक अकाउंट्स को ट्रैक करके उन्हें फ्रीज कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपके पास किसी ऐसे व्यक्ति से पैसे आए हैं जिसका दूर दूर तक किसी फ्रॉड से संबंध है, तो आप पूरी तरह से निर्दोष होते हुए भी इस एल्गोरिथम की चपेट में आ सकते हैं। भाग 3, अनलॉकिंग द बैंकिंग जॉर्गन। आइए इन मुश्किल बैंकिंग शब्दों को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईडीडी की, यानी एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस। सुनने में काफी टेक्निकल लगता है ना? लेकिन असल में ये बस बैंक की एक डीप डाइव इन्वेस्टिगेशन है। जब बैंक को कोई संदिग्ध लेन देन दिखता है तो वे ईडीडी लगा देते हैं। इसमें वे आपकी पहचान, आपका पता और सबसे अहम, आपके अकाउंट पे आने वाले पैसों का सोर्स चेक करते हैं। तो जब बैंक आपसे इनकम या बिजनेस का प्रूफ मांगता है, तो वे दरअसल इसी ईडीडी प्रक्रिया को पूरा कर रहे होते हैं। एक और बहुत जरूरी शब्द है MARL, यानी मोबाइल नंबर रेवोकेशन लिस्ट। ये दूर संचार विभाग की एक ऐसी लिस्ट है जिसमें संदिग्ध फोन नंबर्स होते हैं। अगर आप बार बार अपने बैंक से जुड़ा मोबाइल नंबर बदलते हैं या फिर किसी वजह से आपका नंबर इस लिस्ट में आ जाता है, तो बैंक का सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से आपके फंड्स को फ्रीज कर सकता है। अब इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। पर्सनल यूपीआई और सैलरी के लिए आपका सेविंग अकाउंट होता है, लेकिन अगर आप बिजनेस क्यूआर कोड लगा रहे हैं या बहुत भारी लेन देन कर रहे हैं, तो उसके लिए करंट अकाउंट बना है। अगर आप अपने रोजमर्रा के सेविंग अकाउंट से अचानक बहुत सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन करने लगेंगे, तो ये सीधे तौर पर बैंक के सिस्टम को अलर्ट कर देगा और आपका अकाउंट ईडीडी फ्रीज में चला जाएगा। तो अब आते हैं सबसे काम की बात पर, समाधान। भाग 4, स्टेप्स टू अनफ्रीज अकाउंट्स। अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है तो इस रोड मैप को फॉलो कीजिए। सबसे पहला कदम, सीधे अपनी बैंक ब्रांच जाइए और वहां से एक्नॉलेजमेंट नंबर लीजिए, ताकि पता चले कि फ्रीज किसने और क्यों लगाया है। इसके बाद अपनी पहचान और आय के प्रमाण जैसे KYC, ITR या GST सबमिट कीजिए। तीसरा स्टेप है एक लिखित एप्लीकेशन देना, जिसमें आपके ट्रांजैक्शन की पूरी सफाई हो। और अगर मामला पुलिस से जुड़ा है तो आखिरी कदम है साइबर सेल से क्लियरेंस लाना। एक बात ध्यान रखिएगा, आपका एक्सपीरियंस इस बात पर बहुत निर्भर करेगा कि आपका बैंक कौन सा है। सरकारी या पब्लिक सेक्टर बैंकों में अक्सर ब्रांच मैनेजर को सही कागजात दिखाने से ही काम बन जाता है, लेकिन प्राइवेट बैंकों या NBFCs में नियम थोड़े सख्त होते हैं।
वहां पीछे काम कर रहे नोडल ऑफिसर्स फैसले लेते हैं और वे आपको खुद साइबर सेल से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लाने को कह सकते हैं। और हाँ, एक प्रो टिप जो आपके बहुत काम आएगी, अपनी अनफ्रीज एप्लीकेशन के साथ पैन और आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमेशा सेल्फ अटेस्ट करके यानी अपने साइन करके लगाइए। यकीन मानिए, सिर्फ एक सिग्नेचर ना होने की वजह से बैंक मैनेजर आपका पूरा पेपर वर्क रिजेक्ट कर सकता है और आप बेवजह परेशान होते रहेंगे। भाग 5 द न्यू गवर्नमेंट एसओपी। देखते हैं कि सरकार इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रही है। गृह मंत्रालय का एक बहुत ही शानदार गाइडिंग प्रिंसिपल सामने आया है। किसी निर्दोष व्यक्ति को अनावश्यक परेशानी नहीं उठानी चाहिए। यह एक बहुत ही पॉजिटिव कदम है। यह साफ करता है कि सिस्टम का असली मकसद आम और सही लोगों को उनके पैसे वापस दिलाना है, न कि उन्हें किसी गलती की सजा देना। इस नई एसओपी ने एक बहुत ही सख्त कानूनी टाइमलाइन तय कर दी है। बैंक को 7 दिनों के भीतर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करनी ही होती है। उसके बाद शिकायत का जवाब देने के लिए 15 दिनों की डेडलाइन है। और सबसे बड़ी बात, 90 दिनों के भीतर अगर अकाउंट फ्रीज रखने का कोई ठोस कानूनी कारण नहीं मिलता है तो बैंक को अकाउंट खोलना ही पड़ेगा। ये टाइमलाइन सीधे तौर पर आपको आपकी पावर वापस देती है। इसके अलावा कुछ बेहतरीन लीगल ऑप्शंस भी मौजूद हैं। सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांगों के लिए कोई और व्यक्ति यानी प्रॉक्सी भी शिकायत फाइल कर सकता है। आपकी मदद के लिए हर जिले और राज्य में शिकायत निवारण अधिकारी भी मौजूद हैं। और अगर बैंक वाले फिर भी आपकी बात न सुने तो BNSS के सेक्शन 1063 और 497 के तहत कोर्ट के जरिए सीधे आदेश भी लाया जा सकता है। चलिए अब आखिरी हिस्से पर चलते हैं। भाग 6 हाउ टू प्रिवेंट फ्रीजेस। खुद को सुरक्षित रखने के लिए कुछ सख्त डिजिटल हाइजीन रूल्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। कभी भी किसी अनजान व्यक्ति से UPI ट्रांसफर न लें। बिजनेस के पेमेंट सिर्फ करंट अकाउंट में ही लें। उन इल्लीगल गेमिंग और सट्टेबाजी वाले ऐप से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि वहां का एक भी गलत लेन देन आपको सीधे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से जोड़ सकता है। और हां, अपना KYC हमेशा अपडेटेड रखें। कहते हैं ना, इलाज से बेहतर बचाव है। अपने बैंक के साथ हमेशा ट्रांसपेरेंट रहिए। अगर आप किसानी छोड़कर कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो बैंक को तुरंत बताइए। अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एकदम साफ रखिए और बैंक की तरफ से आने वाले किसी भी नोटिस को इग्नोर मत कीजिए, उसका तुरंत जवाब दीजिए। इससे सिस्टम आपको बेवजह फ्लैग नहीं करेगा। अंत में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी जाने अनजाने में अपने पर्सनल सेविंग्स अकाउंट को एक हाई रिस्क बिजनेस अकाउंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? कल सुबह उठकर अपना अकाउंट ब्लॉक देखने से कहीं बेहतर है कि आज ही अपने डिजिटल पेमेंट की आदतों पर गौर किया जाए। अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखिए, अवेयर रहिए और डिजिटल दुनिया का स्मार्टली इस्तेमाल कीजिए।